तो बच्चों ये क्लास मैं डेडिकेट कर रहा हूं आप सब के लिए। आपका पेपर इस कमिंग वीक में आने वाला होगा। आप अपने पेपर से पहले बस इस क्लास को देख लो अच्छे से, आपको आराम से अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। आपके सारे कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे। एक तरह से रिवीजन समझ लो इसको। एकदम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आपको जरूर दिखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले दो आसान क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखा है पहले क्वेश्चन में 6x + 12 इज इक्वल टू 2 × x-1। इस इक्वेशन में हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर एलएचएस क्या है हमारा 6x + 12, इसको नहीं छेड़ना अभी। आपका जो आरएचएस है ना वहां पे 2 × x-1 है, ये ब्रैकेट में है ये x-1। तो एक काम करो ब्रैकेट को खोलो। तो जब ब्रैकेट को खोलोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x-2। क्या हो गया ये 2x-2। अब आप क्या करोगे, आपको सारे जो वेरिएबल वाले टर्म होते हैं उनको एक साथ लेके आना होता है और जो सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उन्हें एक साथ लेके आना होता है। तो एक काम करो 6x और 2x को एक साथ रखो और ये जो 12 है और 2 है इनको एक साथ रखो। तो मैं क्या करता हूं 2x को यहां लेके आता हूं और 12 को वहां लेके जाता हूं। तो जब ये वाला 2x यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6x - 2x। कोई भी पॉजिटिव नंबर जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा हो या फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहा हो तो क्या हो जाता है, प्लस का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। प्लस वाला नंबर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही जब पॉजिटिव नंबर इक्वल टू उस पार जाता है तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो -2 को हमने नहीं छेड़ा था यहाँ पे, बस मैं 12 को वहां पे लेके जा रहा हूं। ये हो जाएगा -2 - 12। 6x - 2x 4x होता है और -2 - 12 -14 होता है। तो 4x किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर -14/4 हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, -7/2 के बराबर होगा। और 7/2 आपको पता होना चाहिए 3.5 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा -3.5। किसके बराबर आया है मेरा आंसर, -3.5 के बराबर आ गया। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें y निकालना था, ये भी एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे ना एक इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपसे बोला ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स इक्वल टू के एक साइड होने चाहिए और सारे न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू के दूसरे साइड होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरा पूरा मकसद ये रहेगा कि जो y है ना उसको एक साइड रखना है और जो मेरा बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको एक साइड रखना है। तो ये हो जाएगा y - 2। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को अगर मैं वहां लेके जाता हूँ, ये यहाँ पे डिवीजन में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एलएचएस में यहाँ पे 2 डिवीजन में, तो जब ये डिवीजन वाला 2 जब उस साइड चले जाएगा इक्वल टू के राइट साइड में चले जाएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 3 × 2 हो गया ये, और ये हो गया मेरा y - 2 = 6 और y = क्या हो जाएगा, जब ये -2 वहां जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 6 + 2 8 के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों पहले दो क्वेश्चन बहुत आसान थे, तो मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री ही होगा। ऑपोजिट एंगल अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री ही होगा। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये तो बात हुई ऑपोजिट एंगल्स की। अब जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, ये x डिग्री का एडजेसेंट कौन सा है, y डिग्री। यहाँ पे x डिग्री का एडजेसेंट y डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है यहाँ पे x डिग्री प्लस y डिग्री किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे आपको जो हमें एडजेसेंट एंगल है ना उसका रेशियो दे रखा है। आपका जो पैरेललोग्राम है उस पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल्स है, कोई भी जो एडजेसेंट एंगल है उनका रेशियो दे रखा है 3 और ये 2। ये रेशियो में 3, ये डिग्री नहीं है, ये रेशियो है, मतलब पार्ट्स में बांट दिया है इसको। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको पता है कि टोटल एंगल इन दोनों को मिलाने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। डिग्री में कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। रेशियो में टोटल कितना आ रहा है, रेशियो में एक्चुअली 5 आ रहा है टोटल। तो 5 पार्ट्स किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। एक्चुअली में जो मेरा यहाँ पे टोटल एंगल है, टोटल एंगल 180 डिग्री के बराबर है। टोटल डिग्री मेरे किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। और वही यहाँ पे टोटल जो पार्ट्स है किसके बराबर है, 5 पार्ट्स है। तो एक्चुअली में जो 5 पार्ट्स है मेरा वो 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 पार्ट बराबर होगा 180/5 जिसको कि 36 डिग्री के बराबर होता है। और आपसे पूछा गया फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा आपसे ये पूछा गया कि सारे एंगल्स बताओ कौन कौन सा होता है। तो आपने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, x और y ढूंढना है बस आपको पता है एक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे 1 पार्ट अगर 36 के बराबर है तो 3 पार्ट किसके बराबर होगा, 3 × 36 108 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर ये 2 पार्ट्स के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, 2 × 36 डिग्री 72 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा आपसे मैंने बोला था कि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये 108 डिग्री है, हमें मिल गया आंसर। अगर ये 108 डिग्री है तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी 108 डिग्री होगा। अगर ये 72 डिग्री है तो उसका ऑपोजिट वाला एंगल ये भी 72 डिग्री होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है तो ना पैरेललोग्राम एक बार बना लेना, उसके बाद ऐसे करना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। यहाँ पे करना है हमें फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे ये दे रखा है हमें 5 - 2x ×
3 प्लस एक्स, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये वाला टर्म देखो, पहले 5 देखो, तो 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 प्लस 5x हो गया। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 का तो खत्म हो गया, बात है -2x की। अब -2x को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6x। अब -2x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -2x इंटू x हो जाएगा -2x का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा 15 और 5x -6x क्या होता है, -x होता है, -2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर -x प्लस 15। ये आ गया मेरा इसका आंसर पहले इस फोर्थ क्वेश्चन का। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू। तो यहां पे भी वही चीज करना है, पहले पी स्क्वायर को देखो, पी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू 2p। क्या होता है, पी स्क्वायर और पी को मल्टीप्लाई करूंगा तो पी क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे 2 था तो 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। और ऐसे पी स्क्वायर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यू से, तो प्लस पी स्क्वायर क्यू हो गया ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस क्यू स्क्वायर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2p इंटू क्यू स्क्वायर, और माइनस क्यू स्क्वायर को जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यू का क्यूब हो जाएगा, माइनस क्यू का क्यूब हो जाएगा। आप देखो इसे छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे आपके जो टर्म है ये अलग है, ये 2p क्यूब है, ये क्यू क्यूब है, ये पी स्क्वायर क्यू है, ये पी क्यू स्क्वायर है, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इसके बाद कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। तो बच्चों समझते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 480 स्क्वायर मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो यहां पे क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद होना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। मैं मान लेता हूं दोनों पैरेलल साइड्स कौन कौन से, ए है एक का साइड और दूसरा पैरेलल साइड मेरा बी है, इन दोनों का सम। तो यहां पे हमें इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 480 के बराबर दे रखा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो एक बार डायग्राम बना लिया करो। अब ट्रेपेजियम कैसे बनेगा, ट्रेपेजियम कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पे मैंने बोला कि दो पैरेलल साइड कौन से लिए मैंने, एक को मैंने ए माना है, दूसरे को मैंने बी माना है, और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाइट बोलते हैं। यही है मेरा हाइट यहाँ पे जो है। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15। तो यहां पे इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 15 मीटर के बराबर है। किसके बराबर, 15 मीटर के बराबर है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। तो मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक 20 मीटर के बराबर है, तो मान लेते हैं ये वाला ए है हमारा 20 मीटर के बराबर। पूछा गया हमसे, अगर आपको ए पता है, अगर आपको हाइट पता है, अगर आपको एरिया पता है, तो इसमें क्या निकालना है, तो बी निकालना है। दूसरा पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है हमें कि ये वाला लेंथ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर एरिया 480 के बराबर हो गया, इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट कितना है, 15 के बराबर है, ए प्लस बी, मतलब 20 तो हो गया ए का साइड, और बी कितना है वही हमें निकालना है यहाँ पे। तो अब अगर मैं इस राइट साइड से 2 को लेफ्ट साइड की तरफ लेके आऊंगा तो ये 2 यहाँ पे डिवीजन में है तो वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 480 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 960 होता है 480 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 20 प्लस बी। अब यहाँ पे जो 15 है वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, 15 इंटू ये ब्रैकेट वाला टर्म। तो यहाँ पे अगर 15 मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको मैं अगर इक्वल टू इस साइड लेके आना चाहता हूं तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म जो है यहाँ आके डिवीजन में हो जाएगा। तो 960 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 20 प्लस बी। आपको पता होना चाहिए कि 960 बाय 15 कितना होना चाहिए, तो 15 6 90 होता है और 60 बच जाएगा, 15 4 60, तो 64 इज इक्वल टू 20 प्लस बी हो गया इसका आंसर। अब क्या बोलूंगा मैं, बी क्या हो जाएगा, 64 माइनस 20 जो किसके बराबर होगा, 44 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 44 के बराबर होगा। तो यहां पे मेरे को दूसरा वाला साइड भी मिल गया है 44। क्या मिला है, 44 मीटर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 मीटर यूनिट लिखना मत भूलना। यहाँ पे 480 मीटर स्क्वायर था आपका यूनिट। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको एक सिक्स्थ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों बात करते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। तो यहाँ पे आपको एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एरिया बराबर होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एक रोम्बस के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं तो एरिया हो गया हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा डायगोनल का वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप बोलोगे सर एरिया बराबर हो जाएगा 16 के, इज इक्वल टू हाफ इंटू एक डायगोनल क्या दे रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और दूसरा हमें निकालना है। तो आप बोलोगे सर 2 2 4, ये तो कट गया। अब ये आ जाएगा मेरा 2 इंटू D2 बराबर 16। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, इस 2 जो है इस 16 के नीचे आ जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा D2। 2 8 से 16 होता है, तो मेरा डायगोनल, दूसरा वाला डायगोनल किसके बराबर आ गया, 8 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। किसके बराबर, 8 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो बच्चों हमारा 8 क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब
whose surface area is 21600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब भी आपको क्वेश्चन में सरफेस एरिया बोला जाए तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर बात होती है लैटरल सरफेस एरिया की तो वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे टीएसए की बात हो रही है, तो एक क्यूब का टीएसए क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 6a स्क्वायर की। इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 21600 दे रखा है यहाँ पे हमें। तो 6a स्क्वायर बराबर है 21600 और यहाँ पे a क्या होता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे a होता है हमारा साइड, कैसे निकालेंगे, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस 6 को अगर मैं वहां लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 21600 अपॉन में हो जाएगा 6 और 6 इंटू 36 होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 216 को जब 6 से काटूंगा तो 36 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3600 के बराबर आ गया। तो a किसके बराबर होगा, बहुत आसान है, आपको पता है कि 36, इसको स्प्लिट करो, 3600 क्या होता है, 36 इंटू 100 होता है। अगर मैं a स्क्वायर निकालना चाहता हूं, अगर मैं a निकालना चाहता हूं कैसे निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर इसका रूट करना पड़ेगा हमें, a स्क्वायर a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा। रूट करेंगे तो 36 का जब स्क्वायर रूट होगा तो 6 के बराबर आ जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट होगा तो 10 के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया आंसर 60 किसके बराबर, यूनिट क्या है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा मेरा साइड ऑफ क्यूब। तो बच्चों 9th क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमें हाइट ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है हमें और क्यूबॉइड का बेस एरिया भी दे रखा है हमें। एक बात बताता हूं मैं आपको, हमेशा ना वॉल्यूम निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं होता। जैसे आपने सिलेंडर का पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्यूब का पढ़ा होगा ए क्यूब होता है, क्यूबॉइड का पढ़ा होगा एल इंटू बी इंटू एच होता है। लेकिन इसके अलावा एक और वॉल्यूम का फॉर्मूला है जो सब पे एप्लीकेबल है। सारे 3 डायमेंशनल फिगर पे, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, इन सब पे एप्लीकेबल है वॉल्यूम का एक फॉर्मूला जो होता है क्या, वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट के बराबर होता है मेरा वॉल्यूम। तो इसी का यूज करके मैं यहां पे इसका आंसर निकाल दूंगा। वॉल्यूम मुझे क्या दे रखा है, 275 दे रखा है, बेस एरिया मेरे को दे रखा है 25। क्या निकालना है, हाइट निकालना है, बस बात खत्म। यहां पे ये तो निकालना है ना हमें, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है। तो 275 बाई 25 पता क्या होता है, 11 के बराबर होता है। 25 11 से 275 होता है, तो हाइट आ गया मेरा 11 सेंटीमीटर के बराबर। आसान क्वेश्चन है ये भी। तो बच्चों अब समझते हैं अपने 10th क्वेश्चन को। द वेरिएबल x वेरीज डायरेक्टली एस वाई। तो x जो है ना मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है x1 बाई x2 बराबर होता है y1 बाई y2 के। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। एंड यहां पे x 80 है जब मेरा y 160 है। तो मान लो कि आपका x1 क्या है 80 है, y1 क्या है 160 है, और क्या बोला गया आपसे, और बोला गया है व्हाट इज y व्हेन x is 64। तो इस y को y2 मान लो, हमें यहां पे y2 की वैल्यू निकालनी है। जब मेरा x2 किसके बराबर होगा, जब मेरा x2 बराबर होगा 64 के। तो इस फॉर्मूला में यहां पे पुट करोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। x1 80 था, x2 हमें 64 दे रखा है, और यहां पे इक्वल टू के बाद y1 हो गया आपका 160, हमें y2 की वैल्यू निकालनी है यहां पे। तो आप बोलोगे सर 8 से 64 होता है, इस जीरो से इस जीरो काट दिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा मेरा y2 को अगर मैं यहां पे लेके आ जाऊंगा और 8 को वहां लेके चले जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा y2 बराबर 16 इंटू 8, जो किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर 128 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 128 के बराबर होता है। तो यहां पे मैंने y2 की यानी इस y की वैल्यू निकाल दी। तो बच्चों आप समझते हैं अपने 11th क्वेश्चन को। यहां पे हमें m की वैल्यू निकालनी है। ये m क्या है, यहाँ पे ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन डाला गया आपका। तो आप देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, और यहाँ पे भी बेस सेम है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं लिखता हूं a की पावर m इंटू a की पावर n, वो किसके बराबर आता है, a टू द पावर m प्लस n। जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर वाले पावर्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो बेस सेम ही है, तो आंसर क्या आना चाहिए, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -3। जैसे यहाँ पे बेस सेम ही आएगा आंसर में भी, और ऊपर वाला पावर जुड़ जाएगा। तो पावर जब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 5। ये किसके बराबर है, RHS में क्या लिखा हुआ है, -3 टू द पावर 7। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -3 टू द पावर m प्लस 1 प्लस 5 क्या होता है, m प्लस 6 होता है, और ये किसके बराबर है, -3 टू द पावर 7 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर -3 की कुछ पावर है और यहाँ पे भी इक्वल टू में -3 की कुछ पावर है, आप बताओ ये तो सेम है, बेस तो दोनों में सेम आ रहा है, और मैंने इक्वल टू का साइन भी लगा रखा है बीच में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इस पावर का सेम होना इस क्वेश्चन की मजबूरी है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे -3 है बेस, यहाँ पे -3 है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसका मतलब सब कुछ इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब पावर भी तो इक्वल होना चाहिए। तो m प्लस 6 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो m किसके बराबर आएगा, m आ जाएगा 7 - 6 1 के बराबर आ जाएगा।
आसान क्वेश्चन है ये भी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को, कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, आप देखो 8, तो दो नंबर ऐसे ढूंढो, आप दो नंबर ऐसे ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए आंसर, और वही दो सेम नंबर्स जिनको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर 6 के बराबर आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर है मेरे पास 4 और 2, 4 और 2, 4 2 से 8 होता है, 4 2 से 6 होता है। तो यहां पे इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये हो जाएगा p प्लस 4, यहाँ पे पॉजिटिव 4 है, और यहाँ पे p प्लस 2 किसके बराबर है, p प्लस 2। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर लो, p स्क्वायर प्लस, अब 6p को ना डिस्ट्रीब्यूट करो, 4p प्लस 2p में डिवाइड कर दो, ऐसे तोड़ दो 6p को, प्लस यहाँ पे 8 है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ग्रुप बना लूंगा और इसका ग्रुप बना लूंगा, और यहां से मैं अगर p को कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा p प्लस 4, और यहाँ पे प्लस, इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा p प्लस 4। अब देखो यहाँ पे भी p प्लस 4 है और यहाँ पे भी p प्लस 4 है, तो दोनों में से जो p प्लस 4 है उसको बाहर निकाला, कॉमन निकाला मैंने, तो ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, यहाँ पे p बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, जब मैंने p प्लस 4 को कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे p प्लस 4 खत्म और यहाँ पे p प्लस 4 खत्म, तो बचा गया प्लस 2 बचा यहाँ पे। तो ये आ गया मेरा आंसर। आपको ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से स्कूल के पेपर में स्टेप्स के मार्क होते हैं तो आपको ऐसे करना चाहिए। तो बच्चों समझते हैं अपने 13th क्वेश्चन को, हमें डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 14x, और हमें किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है। आप देखो इस टर्म में भी 7x आएगा और इस टर्म में भी एक तरह से 7x छुपा हुआ है, कैसे? तो आप बोलोगे सर 7x स्क्वायर प्लस 14x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 7 इंटू x की तरह लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, अपॉन में x प्लस 2। आप देखो यहाँ पे भी एक 7x होगा और यहाँ पे भी एक 7x होगा, तो इस दोनों टर्म में से 7x को कॉमन निकाल दो। तो 7x जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे तो x स्क्वायर था तो एक x यहाँ पे कॉमन बचेगा, और जब 7x यहाँ से खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 बचेगा, और नीचे भी क्या है हमारे पास x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कट जाएगा, आंसर हमारा 7x के बराबर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहां पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इससे फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको अभी भी बताया ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं एक और तरीका बताता हूं यहाँ पे डायरेक्टली कैसे। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, कैसे मेरे को समझ आया, मैंने इसको देखा और इसको देखा, ये एक्चुअली में है क्या 2y का होल स्क्वायर है ये, और ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2y का होल स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, और बीच में क्या आना चाहिए, 2ab आना चाहिए। a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव है, तो मैं यहाँ समझ गया एक्चुअली में कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो क्या ये माइनस 2ab के बराबर है, तो माइनस 2 इंटू a 2y इंटू b क्या होना चाहिए आपका, b 3 के बराबर होना चाहिए, प्लस ये। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 2 4, 4 3 12, हाँ एग्जैक्टली। तो हमने एकदम सही कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअली में a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है, तो आपका a यहाँ पे ये रहा और आपका b यहाँ पे ये रहा, तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो मेरा आंसर बराबर हो गया यहाँ पे 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को, 15th क्वेश्चन को। गोपी टाइप्स 108 वर्ड्स इन 6 मिनट्स। 6 मिनट्स में वो एक्चुअली कितने वर्ड्स टाइप कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 108 वर्ड्स वो टाइप कर रहा है 6 मिनट्स में। पूछा क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, हाफ ऑफ एन आवर क्या होता है एक्चुअली में 30 मिनट्स के बराबर होता है। तो वो पूछा कि 30 मिनट्स में वो कितना टाइप करेगा। अगर वो 6 मिनट में 108 वर्ड टाइप कर रहा है तो 30 मिनट्स में कितना टाइप कर पाएगा वो, यही पता लगाना है, कितना वर्ड्स टाइप कर पाएगा वो। तो आप बोलोगे सर यूनिटरी मेथड जो हमने क्लास 6 में सीखा था वही करना है। यहाँ पे 6 मिनट में 108 वर्ड है, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितने वर्ड्स कर पाएगा वो, 6 मिनट में 108 वर्ड है, तो 1 मिनट में 108 डिवाइडेड बाई 6, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके 18 के, 18 वर्ड्स के बराबर हो जाएगा। अगर वो 1 मिनट में 18 वर्ड कर पा रहा है, 18 वर्ड्स 1 मिनट में 18 वर्ड्स को कंप्लीट कर पा रहा है, तो 30 मिनट में कितना करेगा, 30 इंटू 18 के बराबर करेगा। 1 मिनट में इतना, तो 30 में कितना, 30 इंटू 18, 30 इंटू 18 कितना होता है, 540 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 540। तो 30 मिनट्स में वो 540 वर्ड्स को कंप्लीट कर पाएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।